नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा। संसद के शीतकालीन सत्र का 14वां दिन है। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले हम हाजिर हैं दोनों सदनों में आज होने वाले कामकाज का पूरा ब्यौरा लेके हमारे खास कार्यक्रम संसद में आज के साथ। हम आपको बताएंगे कि दोनों सदनों के एजेंडे में कौन से महत्वपूर्ण विधेयक शामिल हैं। ये भी दिखाएंगे कि किन किन संसदीय समितियों की रिपोर्ट्स रखी जानी है और प्रश्नकाल के दौरान सांसद कौन कौन से सवाल पूछने वाले हैं। इसके अलावा दोनों सदनों में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है। संसद के एजेंडे से जुड़ा हर अपडेट देने के लिए संसद भवन परिसर में मौजूद हैं हमारे संवाददाता पवन कुमार शर्मा और अखिलेश सुमन। पवन से हम लोकसभा से जुड़ा अपडेट लेंगे, जबकि हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन राज्यसभा से जुड़ा अपडेट दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं। वहीं स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, कुछ क्षण में हमारे साथ जुड़ जाएंगे उत्तर प्रदेश के बिजनौर से बीएसपी के लोकसभा सांसद मलूक नागर। वहीं उत्तर प्रदेश से बीजेपी के राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संदीप फुकन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में। और संसद में आज के एजेंडे पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पर्सनल डेटा संरक्षण बिल 2019 संबंधी संयुक्त समिति की रिपोर्ट आज संसद में होगी पेश। गहन पड़ताल के लिए दिसंबर 2019 में जेपीसी को सौंपा गया था विधेयक। व्यक्तियों के पर्सनल डेटा संरक्षण और डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना के प्रावधान। जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर नियम 193 के तहत लोकसभा में होगी आगे की चर्चा। मूल्य वृद्धि के मूल्य पर अल्पकालिक चर्चा भी कार्यसूची में शामिल। जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 किया जाएगा पेश। देश में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा हालात पर अल्पकालिक चर्चा राज्यसभा में रहेगी जारी। नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक पदार्थ संशोधन बिल 2021 पर भी होगा विचार। लोकसभा से विधेयक को पहले ही मिल चुकी है मंजूरी। हम राज्यसभा और लोकसभा के आज के एजेंडे पर विस्तार से डालेंगे नजर और अपने मेहमानों से भी करेंगे उस पर खास चर्चा। लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं रिकैप के जरिए कल दोनों सदनों में क्या कुछ हुआ इसको लेकर। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पैदा हालात पर राज्यसभा में कल अल्पकालिक चर्चा शुरू हुई, लेकिन गतिरोध के चलते चर्चा पूरी नहीं हो पाई। 12 सदस्यों के निलंबन वापसी को लेकर उच्च सदन में गतिरोध कल भी बरकरार रहा। वहीं लखीमपुर खीरी के मुद्दे को लेकर विपक्ष ने लोकसभा की कार्रवाई में भी अवरोध पैदा किया। हालांकि लोकसभा में याचिका समिति के प्रतिवेदन और सभा पटल पर रखे गए पत्रों संबंधी समिति के प्रतिवेदन पेश किए गए। चाहे बोर्ड के लिए लोकसभा में तो केंद्रीय रेशम बोर्ड के लिए राज्यसभा में निर्वाचन का प्रस्ताव भी पेश किया गया। संसद के आज के एजेंडे की बात करें तो दोनों सदनों की कार्यसूची में अहम कामकाज शामिल है। खास बात यह है कि पर्सनल डेटा संरक्षण बिल 2019 संबंधी संयुक्त समिति की रिपोर्ट आज दोनों सदनों में पेश की जाने वाली है। सबसे पहले एक नजर डालते हैं लोकसभा में आज क्या है खास। लोकसभा में जैव विविधता संशोधन विधेयक 2021 पेश किया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच पर सदन में आगे की चर्चा होनी है। अनुपूरक अनुदान मांगों की मंजूरी के बाद विनियोग विधेयक भी पेश किया जाएगा। जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर नियम 193 के तहत सदन में आगे की चर्चा होगी। वहीं एजेंडे में मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर नियम 193 के तहत अल्पकालिक चर्चा भी शामिल है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री भगवंत खुबा अपने अपने मंत्रालय से संबंधित बयान देंगे। महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के विवरण और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समितियों के विवरण भी पेश किए जाएंगे। सभा पटल पर मंत्रालयों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे जाएंगे।
करीब 2 साल की गहन पड़ताल के बाद पर्सनल डेटा संरक्षण बिल 2019 संबंधी संयुक्त समिति की रिपोर्ट आज संसद के दोनों सदनों में पेश की जाएगी। ये विधेयक 11 दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था, जिसके बाद इसे संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया गया था। इस संयुक्त संसदीय समिति को 2 साल के दौरान बिल पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए 6 बार कार्यकाल विस्तार मिला। विधेयक में व्यक्तियों के पर्सनल डेटा संरक्षण और डेटा संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना के प्रावधान शामिल हैं और इस प्रतिवेदन और तमाम जो अब आज किस कार्रवाई में सूचीबद्ध है उसकी पूरी जानकारी हासिल करते हैं अपने सहयोगी पवन कुमार शर्मा से। पवन, मोटे तौर पर तो हमने जानकारी उपलब्ध करवा दी है, क्या कुछ होने वाला है लोकसभा के भीतर? एक जानकारी ये भी है कि वियतनाम का प्रतिनिधि मंडल आज लोकसभा की कार्रवाई देखने वाला है। कितनी सही है ये जानकारी? प्रतिबिंब जी, जैसा आप जानते हैं बिल्कुल सही जानकारी आप दे रहे हैं। वियतनाम की जो नेशनल असेंबली है उसके जो चेयरमैन हैं वो भारत की यात्रा पे हैं। 15 तारीख से 19 दिसंबर तक की वो यात्रा पे हैं। आज जो स्पेशल बॉक्स है पार्लियामेंट का उसमें वो मौजूद रहने वाले हैं और जो हमारी संसद की कार्रवाई है लोकसभा की उसको वो साक्षात देखेंगे। और माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी उनकी मुलाकात है, बाकी डिग्निटरी से भी उनकी मुलाकात आज ही होनी है संसद भवन में, तो वो यात्रा पे हैं। जहाँ तक आज की कार्यसूची की बात है प्रतिबिंब जी, जैसा आपने बताया कि बहुत बड़ी प्रश्नकाल से शुरुआत होती है, तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री उससे 5 सवाल रहने वाले हैं, जल शक्ति से 5 सवाल हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल हैं। दानिश अली जी की तरफ से जो जल को लेकर है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर सबको मिले, पेयजल मिले, ये बड़ा प्रश्न उठने वाला है प्रश्नकाल के दौरान, क्योंकि बहुत जगह आर्सेनिक वाला पानी मिलता है हमारे देश में, समस्या है, बड़ी समस्या है। साथ ही रिस्टोरेशन ऑफ वाटर बॉडीज, जो जलाशय हैं उनका संरक्षण, वो विधुड़ी जी की तरफ से सवाल होना है, तो महत्वपूर्ण सवाल हैं। साथ में ही जो एमएसएमई को लेकर भी सवाल होने हैं। आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ऐलान किया था केंद्र सरकार की तरफ से कोरोना काल के दौरान, और उसको आगे बढ़ाना है। पश्चिम बंगाल में उसकी स्थिति कैसी, तो राजू बिस्टा उसके बारे में सवाल करेंगे। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं प्रश्नकाल में। उसके बाद जैसा आपने बताया कि जो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन है उस बिल जो है 2019 का, आपके पास आता हूं, प्रतिवेदन जो है वो आज पेश होना है पवन, आपके पास मैं आता हूं। लेकिन जो पहली बात आपने कही कि वियतनाम का प्रतिनिधि मंडल आज लोकसभा की कार्रवाई देखेगा, जो स्टूडियो में विशिष्ट मेहमान मौजूद हैं, एक टिप्पणी उनसे मैं लेना चाहूंगा आपसे। मलूक नागर जी, आप लगातार सदन की कार्रवाई में बने हुए हैं और देख रहे हैं कि लोकसभा के भीतर तो बहुत काम हुआ है और सुचारू रूप से लोकसभा की कार्रवाई चली भी है, लेकिन कल थोड़ा सा डिस्रप्शन रहा, थोड़ी सी रुकावट आई, इसलिए 2 चर्चाएं भी चल रही थी। एक चल रही थी, एक चर्चा शुरू होने वाली थी, वो चर्चा भी आगे नहीं बढ़ पाई है। आज वियतनाम का एक प्रतिनिधिमंडल सदन के भीतर मौजूद रहेगा, स्थिति क्या रहने वाली है, क्या रहनी चाहिए? देखिए, कल ही नहीं, पहले जो 29 तारीख से शुरू हुआ था, 2 दिन शुरू में भी ऐसे ही गए थे जी, और कल भी काफ़ी हंगामा हुआ था। और मुझे लगता है आज भी ऐसी ही स्थिति रहेगी, लेकिन इसमें भी विपक्ष में भी अलग अलग तरह की विरोध हो रहा है। हम लोग विरोध करते हैं, हम लोग खड़े होकर के अपना विरोध प्रकट करते हैं ताकि हमारी बात सुनी जाए और मैसेज जा सके कि हम कोई मांग कर रहे हैं। हम भी विरोध करते हैं, लेकिन बीच में जाकर के, बैल में जाकर के और हंगामा इतना कर दें कि सदन बंद करना पड़े, मेरे हिसाब से देश का नुकसान है, सरकार का नुकसान है। और हम जैसे लोग और हमारे साथी जो बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में अपने सोच के साथ, अपने दिमाग के साथ और एक अपनी के विचारधारा के साथ जो विरोध करके एक आम जनता तक मैसेज देना चाहते हैं, वो हमारी बात रह जाती है। हम साफ ये कहना चाह रहे हैं इस बारे में कि जिन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलता, इस तरीके के जो उपद्रव कर रहे हैं, वहाँ हमारे भी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। इसको भी ध्यान रखना चाहिए जी। हमारे साथी सांसदों को और दूसरी विपक्षी पार्टियों को। जफर इस्लाम जी, ये बार बार बात आती है कि निजी तौर पर तो किसी भी सांसद का नुकसान ही होता है। वो प्रश्नकाल में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता है, एक बार लग जाता है, दूसरी बार नंबर आने में बहुत समय भी लग जाता है, इसलिए वो तो नहीं चाहता। लेकिन कई बार होता है पार्टी लाइन की वजह से उसको भी अपनी पार्टी के साथ जाना पड़ता है, अपनी पार्टी के सांसदों के साथ जाना पड़ता है। लेकिन आज महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी है, लोकसभा
को लेकर कि आज एक प्रतिनिधि मंडल वियतनाम का आने वाला है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, हमारा लोकतंत्र पूरी दुनिया में जो है प्रसिद्ध है और बार बार इस प्रक्रिया को देखने के लिए अलग अलग देशों के प्रतिनिधि यहाँ पर आते भी रहते हैं और आज भी एक प्रतिनिधि मंडल रहने वाला है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा जो देश है वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। ऐसे में लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जब अगर हो तो जाहिर है उसको शोकेस करने का एक जो मौका मिला है आपको, जो बाहर के गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, वो देखना चाहते हैं कि यहाँ पर किस तरह से डेमोक्रेटिक प्रोसेस से सारे बातें जो है डिस्कस की जाती हैं। कोई हर्ज नहीं है सरकार को कटघरे में खड़ा करना। सरकार कटघरे में खड़ी रहती है, सवाल जवाब सरकार से ही होते हैं, लेकिन सवाल जवाब होना चाहिए, ना कि जिस तरह से हमारे मित्र कह रहे थे कि वेल में आके हंगामा करना, डिसरप्ट करना, पार्लियामेंट को डिसरप्ट करना, वो उचित नहीं है। आप आइए, सवाल कीजिए, जितने भी आपके गहरे और कड़वे सवाल हो कीजिए, लेकिन वो मर्यादा के अंदर कीजिए ताकि उसका जो भी जवाब है, उचित जवाब जो है सरकार के नुमाइंदे देंगे। आपने कहा जो क्वेश्चन आवर में हमने कितने क्वेश्चन लगाए, उसमें से कुछ क्वेश्चन ज़रूर पिक हुए, स्टार्ट क्वेश्चन, और वो लेकिन मुझे मौका नहीं मिला, इसलिए कि उस दिन डिसरप्शन की वजह से अर्जन करना पड़ा। और इतनी आवाज़ के साथ जो है कोई भी पार्लियामेंट में फंक्शन सही से नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि आज एक मौका है, लोकसभा में बाहर के मेहमान आए हैं और ऐसे मौके पे उनको एक देश में जो परंपरा चली आ रही है, जो एक मर्यादा है, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, एक जो प्रोटोकॉल है, एक जो संसद के अंदर जिस तरह की मर्यादा को मेंटेन करना चाहिए, उसको शोकेस करने का एक सुनहरा मौका है और उन्हें करना चाहिए। संदीप जी, क्या जब ऐसे अवसर आते हैं, विशेष अवसर आते हैं, जब किसी देश के प्रतिनिधि आपको देखने आते हैं, आपकी लोकसभा या राज्यसभा की कार्रवाई किस तरीके से चलती है उसको जानने की कोशिश करते हैं, उससे पहले क्या सत्ता पक्ष और विपक्ष आपस में बैठकर तय नहीं कर सकता कि आज बहुत विशेष दिन है और हमारी जो लोकतांत्रिक गरिमा है वो बनी रहनी चाहिए और कहीं ना कहीं एक अच्छा संदेश हमारे लोकतंत्र को लेकर, हमारी संसदीय प्रक्रिया को लेकर जाना चाहिए? देखिए प्रतिबिंब जी होना तो चाहिए वैसे ही कि दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल के अध्यक्ष जी के साथ मिल के एक समझौता कर ले कि बाहर के विदेशी अगर कोई डेलीगेशन आए तो उनके सामने एक सुचारू रूप से सदन चले। जैसे नागर जी ने भी कहा कि कई सारे सांसद जो विपक्ष में हैं उनके सवाल आते हैं, जैसे आज आप प्रश्नकाल ले लीजिए तो राहुल गांधी के सवाल है दूसरे नंबर पे एमएसएमई को लेके, तो वो भी चाहते कि वो बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट सवाल है वो पूछ पाते, लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। ग्राउंड में सिचुएशन बहुत सारी चीज़ों को देखा जाता है। ये जो मुद्दा उठा है लखीमपुर खीरी का, वो जैसे नागर जी ने कहा वो कल उस बात को लेके विवाद हुआ। आज भी उन्होंने एडजर्नमेंट मोशन नोटिस दिया है और विपक्ष का ये भी मानना होगा या वो भी कहना होगा कि ये भी हमारा मौलिक अधिकार है प्रोटेस्ट करना भी। ये भी एक पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी है, जो द राइट टू डिसेंट, जो आप सरकार को कटघरे में तो खड़े करते ही हैं प्रश्नकाल में या सवाल पूछ के, लेकिन आप प्रोटेस्ट करके भी अपना हक जताते हैं, हक जता सकते तो हैं वो और भी एक डेमोक्रेसी का पार्ट है। जी, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और पवन, आप बताने वाले थे वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक के बारे में। जैसा कि 2017 में भी इसको लेकर एक समिति का गठन किया गया था, फिर 2019 में इसको सदन के भीतर रखा भी गया था, लेकिन बाद में इसको जेपीसी को सौंप दिया गया। तो आज क्या कुछ होने वाला है इसको लेकर? प्रतिबिंब, जैसा हमारे मेहमानों ने बताया कि डिसरप्शन के आशंका है वो तो बनी हुई है, क्योंकि कल से व्यवधान है लोकसभा में। जहाँ तक इसकी बात है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है प्रतिबिंब, देश जो है 2 वर्षों से इसका इंतज़ार कर रहा है। इसके बैकग्राउंड में अगर हम जाएं तो 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट घोषित किया। उसके बाद सरकार को निर्देश भी हुए कि जो डाटा है, पर्सनल डाटा है, उसको लेकर जो है एक नियम बनाया जाए, रूल बनाया जाए। उसके रूप में फिर 11 दिसंबर 2019 को सरकार जो है, तत्कालीन मंत्री रविशंकर जी इस बिल को ले आए संसद में और उसके बाद इसको जेपीसी को सौंप दिया गया, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बिल है। क्यों महत्वपूर्ण है प्रतिबिंब जी? क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम सभी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और जब भी उसमें कुछ भी अगर सोशल वेबसाइट हो, अब भी उसमें हम एंटर करते हैं तो
कोई भी कंपनी जो है हमारे बारे में डाटा मांगता है, अपना नाम बताइए, ईमेल आईडी बताइए और बाकी चीज़ें, पर्सनल डाटा भी उसमें होता है, और उसको बाद में कई जगह हमने देखा है कि लीकेज उसकी हो जाती है, बाद में उसका बेजा इस्तेमाल किया जाता है कंपनियों द्वारा। तो वो संरक्षित हो, जो देश का नागरिक है उसका जो पर्सनल डाटा है वो संरक्षित हो, ये ज़रूरत पड़ी इस बिल को लाने की। और इसके ऊपर गहन मंथन हुआ। हमने पीछे समय में देखा कि ट्विटर को लेकर बाकी जो सोशल मीडिया कंपनी है दुनिया की, जो भारत में काम करती है और जिनका सबसे ज़्यादा मार्केट जो है भारत में है, तो उनके लिए रूल एंड रेगुलेशन की बात हुई, पर ट्विटर का विवाद बहुत लंबा चला, कोर्ट के लंबी प्रोसीडिंग्स हुई और आखिरकार ट्विटर को मानना पड़ा कि ये आपको एक कंप्लायंस होना चाहिए। अगर इसके कारण किसी का डाटा या हनन, अधिकारों का हनन होता है तो उसके ऊपर केस कहाँ चलेगा, कहाँ चीजें होंगी, तो उसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है। साथ में हमने देखा है कि जो पवन आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि राज्यसभा में भी आज बहुत महत्वपूर्ण कार्यसूची है, उस पर नजर डाल लेते हैं। अब हम अपने दर्शकों को बताते हैं कि आज उच्च सदन यानी कि राज्यसभा के एजेंडे में क्या कुछ रहने वाला है। पर्सनल डेटा संरक्षण बिल, जिसका जिक्र पवन अभी कर रहे थे, 2019 संबंधी संयुक्त समिति की रिपोर्ट आज राज्यसभा में भी पेश की जाएगी। वहीं देश में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों से पैदा हालात पर उच्च सदन में आगे की चर्चा होनी है। नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 पर भी सदन में विचार किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल सेवानिवृत्त वीके सिंह और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट अपने अपने मंत्रालय से संबंधित बयान देंगे। महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के विवरण और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण संबंधी समिति के विवरण भी पेश किए जाएंगे। सभा पटल पर मंत्रालयों से संबंधित अहम पत्र रखे जाएंगे और प्रश्नकाल के दौरान सदस्य जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछ पाएंगे। अखिलेश सुमन हमारे सहयोगी मौजूद हैं संसद भवन परिसर में। अखिलेश, अगर बात करें आज की कार्यसूची की, यहां पर भी अगर राज्यसभा में भी व्यक्तिगत डाटा संरक्षण विधेयक एक महत्वपूर्ण रूप से सूचीबद्ध है, जो जानकारी पवन ने उपलब्ध करवाई, इसके अतिरिक्त क्या कुछ इसमें निहित है? हाँ, देखिए, निश्चित तौर पे ये तो एक रिपोर्ट पेश की जाएगी और ये रिपोर्ट बिल के पर आधारित है। उस पर कई बार पूरे देश में इस बात पर बहस चल चुकी है कि पर्सनल डेटा को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। उसका सारी जो कंपनियां हैं, इंटरनेट कंपनियां हैं, उनके सर्वर को भी भारत में लगाने की बात है। उसके अलावा बिना किसी इजाज़त के अगर कोई आपका पर्सनल डेटा लेता है तो उसका बेजा इस्तेमाल होने की पूरी आशंका रहती है, चाहे वो राजनीतिक कारणों से होता है या गैर राजनीतिक कारणों से होता है। आपकी पर्सनल आंकड़े बेचे जाते हैं और एक बहुत बड़ा व्यवसाय पूरी दुनिया में बनता जा रहा है, जिसमें कि सर्वे एजेंसियां लगी हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस लगे हैं और कई बार सुरक्षा एजेंसियां दूसरे देशों की हैं, वो भी इस मामले में लगी रहती हैं। तो यह बहुत ही अहम बिल था और इस बिल को निश्चित तौर पे सर्वसम्मति से सोचा गया कि इसके लिए अलग से एक संयुक्त समिति बनाई जाए, जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद मौजूद हैं और उस पर एक सर्वानुमति से राज्यसभा में आज जयराम रमेश और विनय सहस्रबुद्धे इसको रखेंगे और इसके बाद निश्चित तौर पर हो सकता है इस पर आगे चर्चा की उम्मीद हो। लेकिन इसके अलावा जो प्रतिबिंब जो अहम जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि राज्यसभा के कार्यसूची के अलावा कुछ और चीज़ें जो होती हैं, जो जीरो आवर के मामले हैं या स्पेशल मेंशन के मामले हैं, जो कि राज्यसभा में जीरो आवर सबसे पहले ही शुरू हो जाता है। 11 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होती है, सबसे पहले शून्यकाल शुरू होता है और आज शून्यकाल में जो है 20 मामले लिए जाने वाले हैं। जो 30 मामलों के लिए आवेदन किया था सांसदों ने, उसमें 20 मामले अप्रूव हुए हैं शून्यकाल के लिए, 12 स्पेशल मेंशन के लिए अप्रूव हुए हैं। तो शून्यकाल और स्पेशल मेंशन अगर एक साथ चला तो 20 और 12 32 मामले उठेंगे। एक जानकारी ये भी है अखिलेश, एक जानकारी ये भी है कि विहिप जारी किया गया है सत्ता पक्ष के सांसदों को, बीजेपी के सांसदों को, कोई विशेष वजह? निश्चित तौर पे जिस तरीके से देख रहे हैं कि एक आक्रामक मुद्रा में विपक्ष है और एक नारकोटिक्स से संबंधित एक बिल है राज्यसभा में, जो कि कल ही आना था लेकिन कल इस पर चर्चा नहीं शुरू हो पाई। तो इसे लेकर पारित कराने की बात है और यह बहुत ही छोटा हालांकि बिल है, करेक्शन इसमें करना है, जो कह सकते हैं कि त्रुटि रह गई थी, लेकिन उस बिल को पास कराना इसलिए ज़रूरी है कि सरकार ने माना है कि ये 2014 से इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जाए। विपक्ष के कुछ सांसदों का यह मानना था कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से नहीं लागू कराया जा सकता है, क्योंकि ये संविधान की
धारा 20 का उल्लंघन होगा। तो इसे लेकर हो सकता है अगर सदन सुचारू रूप से चला तो पक्ष और विपक्ष के बीच में वोटिंग की नौबत आए। तो इसलिए कांग्रेस ने भी व्हिप जारी किया है और बीजेपी ने भी व्हिप जारी किया है। और इसके अलावा एक और जो महत्वपूर्ण बात मैं प्रतिबिंब बताना चाहता हूं कि राज्यसभा में एक नियम 267 के तहत कुछ सांसदों ने, विपक्ष के कुछ सांसदों ने एसआईटी जो उत्तर प्रदेश का मामला है, लखीमपुर खीरी का मामला, उस पर एक एडजॉर्नमेंट मोशन भी दिया है। तो उस पे भी अब देखना ये है कि उस पे जो चेयरमैन है उसकी इजाज़त देते हैं कि नहीं देते हैं, क्योंकि एडजॉर्नमेंट मोशन एक बड़ा मुद्दा होता है, पूरे दिन का कार्यकाल स्थगित करने की बात है। तो यह एक बड़ा मुद्दा है और देखना होगा कि इस समय 0 आवर में ही आज के दिन की पूरी जो स्थिति है वो तय होने वाली है। जी जफर इस्लाम जी, बहुत महत्वपूर्ण कार्यसूची है राज्यसभा की अगर बात करें तो, लेकिन बात वहीं पर आती है कि सुचारू रूप से चल पाता है या नहीं चल पाता है सदन। और वैयक्तिक डाटा संरक्षण विधेयक ये बहुत महत्वपूर्ण है, सभी की जो जानकारी है उससे संबंधित है। और हमने देखा कि पिछले दिनों बहुत सारी ई बिजनेस करने वाली कंपनियां हैं, उनको बुलाया भी गया था, उन्होंने आने से इनकार कर दिया। सर्वर भारत में लगाने की भी बात है कई कंपनियों की, लेकिन आज इस पर जो है सदन के भीतर लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी जब चीज़ें सामने आएंगी तो कितने महत्वपूर्ण बिंदुओं को इसमें समाहित किया गया होगा? देखिए, जाहिर है जो देशवासियों की चिंता जो है वो जाहिर है हमने बराबर उसकी चिंता की है कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे उसका दुरुपयोग हो, कोई मिसयूज़ करे कोई भी डेटा को। जैसे मैं इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कमेटी में हूँ, संसद के स्टैंडिंग कमेटी में हूँ जी, वहाँ पर इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं और बहुत सारे सरकार बहुत ज़्यादा इस मामले में पर्टिकुलर है कि कोई भी डेटा मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। तो उस सारी चीज़ों का ध्यान उसमें रखा गया, जाहिर रखा गया है। लेकिन मजबूरी की बात यह है कि देखिए कितनी सारी बिल्स जो है पेश की जानी है इसमें राज्यसभा में। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें ये डिस्कशन हो चुका है कि कौन सारी बिलों को लेकर आना है, किस पे चर्चा करनी चाहिए, कितने देर चर्चा करनी चाहिए। इन सब डिस्कशन के बाद, एक अंडरस्टैंडिंग के बाद जब ये सदन में आता है तो ये फिर डिसरप्शन जो है का अप्रोच जो है वो गलत है। आज भी अगर एडजॉर्नमेंट का मोशन दिया है तो मुझे नहीं लगता है कि ये सही है, अप्रोच है। मुद्दे होंगे, मुद्दे को डिस्कस करना चाहिए, मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए और वही डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि चर्चा करनी चाहिए। देश की जनता जानना चाहती है कि चाहे वो ट्रेजरी बिल हो, ट्रेजरी बेंच हो या अपोजिशन बेंच हो, उनके क्या जो है वो किन बिंदुओं पर बात करना चाहते हैं। और हम हर बिंदुओं पर बात करना चाहते हैं, वो जो भी मसला उठाएंगे उस पर बात करना चाहते हैं। लेकिन वो चाहते ही नहीं है कि किसी तरह से कोई डिस्कशन हो, वो नहीं चाहते हैं कि कोई बिजनेस ट्रांजैक्ट हो, इसलिए एडजर्नमेंट का मोशन दिया। कितने इंपॉर्टेंट बिल्स हैं, देश के टैक्स पेयर्स का पैसा खर्च हो रहा है पार्लियामेंट चलने का, और प्रोडक्टिविटी जो है वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अपोजिशन को भी एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन होना चाहिए, ताकि जब अगर ट्रेजरी बेंच जो है वो चलाने की कोशिश करता है तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी सहायता की जरूरत होती है। जी मलूक जी, अगर बात करें वैयक्तिक डाटा संरक्षण की, हमने देखा कि अलग अलग विपक्षी पार्टियों के नेता या सांसद अलग अलग मंचों पर इसकी मांग करते रहे हैं, इसको लेकर क्या खामियां हैं उसको भी बताते रहे हैं। लेकिन जब सदन के भीतर इस पर कुछ प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो सदन की कार्रवाई कितनी सुचारू होनी चाहिए? देखिए, जब मेरा बोलने का नंबर था मेरी बीच में रह गई थी बात। कल मेरा प्रश्न लगा हुआ था जी, चीन के जो ऐप हैं जो भी बंद किए हैं उनको खोलेंगे या उनको बंद रखेंगे, और बहुत ही ज़रूरी देश हित में प्रश्न था, लेकिन मेरा नहीं आ पाया वो, क्योंकि वहाँ हंगामा हो रहा था और सदन जो है पोस्टपोन करना पड़ गया 2 बजे तक के लिए। तो बेसिकली उधर तो विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि चीज़ों को सदन में ला कर के चर्चा करें और अपनी सोच और अपने ज़बान से पूरे देश को एक मैसेज दें। साथ के साथ में सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी तरीके से मीटिंग में बैठ के और एक समन्वय की भावना बनाएं और एक तालमेल बनाएं और एक अपने सरकार में भी उन चीज़ों को कंसीडर करें, जिससे विपक्षी एक थोड़ी सी डिस्कशन के बाद हाँ की संख्या कितनी, ना की संख्या कितनी, हाँ की संख्या ज़्यादा, बिल पास, उनके सामने फिर कोई चारा नहीं रहता, वो हंगामा करते हैं। दोनों तरफ की, पक्ष की भी और विपक्ष की भी जिम्मेदारी बैठती है चीज़ों को डिस्कस करना। और अगर कोई चीज़ें हैं जो लगता है देश हित में हैं, जो लगता है खामियां रह गई हैं,
उनको तुरंत संशोधन करना चाहिए। सरकार की भी जिम्मेदारी बैठती है। जी, जी। इसलिए जिम्मेदारी सरकार की भी है जो सदन नहीं चल रहा है, और जो लोग आकर के बैल में आके हंगामा कर रहे हैं उनकी बहुत गैर जिम्मेदारानी हरकत है, क्योंकि हम सांसद लोगों को वहां पे हुड़दंग करने के लिए नहीं भेजा गया है। देश के लिए नीतियां बनाने के लिए, डिस्कशन करने के लिए, चर्चा करने के लिए, और व्यक्तिगत स्तर पे अगर किसी की सोच अभिव्यक्त हम नहीं कर पाते देश के सामने, तो हमारे मौलिक अधिकारों का वहां पे जो सांसदों को बोलने का मौका नहीं मिल पाता है, होता है। और विपक्ष की भी, जहां तक अभी हमारे साथी पत्रकार ने कहा, उनको भी मौलिक अधिकार हैं विरोध करने का। बिल्कुल सही बात है, मौलिक अधिकार हैं उनको विरोध करने का, बाहर रैलियां करने का है, अपनी चीजों को, अपनी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को ले जाकर पब्लिक तक करने का है। जहां संसद की बात आती है वहां सरकार को भी तालमेल बैठा के सपोर्ट करना चाहिए, और विपक्ष के लोगों को, हम लोगों को संसद में खड़े होकर अपनी सोच, अपनी विचारधारा और देश के हित में क्या है, पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके अपनी बात रखनी चाहिए, जिससे आज का जो डेलीगेशन आ रहा है विश्व स्तर पे हमारा एक मैसेज जाए, और पूरे वर्ल्ड में आज जो चाइना के साथ साथ इंडिया को भी लोग देख रहे हैं कि उभरती हुई इकोनॉमी वर्ल्ड में एक शक्ति, तो हमारा इस विषय पर संदीप जी का एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। आधी सेकंड जी। हमारे देश का नाम वर्ल्ड के पैमाने पे खूब मुख्य रूप से दिख सके, और मोदी जी की $5 ट्रिलियन का सपना साकार हो सके। जी जी जी, आगे मैं बढ़ूंगा। संदीप जी, एक रिएक्शन ये चाहूंगा कि कोविड-19 को लेकर चिंता जाहिर की जाती है, विपक्ष के तमाम नेताओं, सांसदों के द्वारा भी चिंता जाहिर की जाती है। ओमिक्रॉन एक नया वेरिएंट आया है जो WHO के मुताबिक बहुत खतरनाक तौर पर पूरे विश्व में फैल रहा है। इस पर लोकसभा में बहुत अच्छी चर्चा हो चुकी है और राज्यसभा में भी चर्चा शुरू हो चुकी है, लेकिन चर्चा को जो है समापन तक पहुंचाना, उसे पूर्णता प्रदान करना कितना महत्वपूर्ण हो जाता है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं सांसद जी से बिल्कुल सहमत हूँ। समन्वय दोनों की तरफ से, मतलब एक समन्वय मिला के चलाना चाहिए। सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी है, विपक्षी, और मैं व्यक्तिगत तौर पे तो मैं मानता हूँ कि प्रश्नकाल जो है वो सैक्रोसैंक्ट होना चाहिए, क्योंकि यही एक मौका है 1 घंटे का 11 से 12, जब आप सरकार को हर चीज़ पे सवाल पूछ सकते हो। सरकार उसको मिसलीड नहीं कर सकती, आपके पास प्रिविलेजेस होते हैं। अगर वो आंसर सही नहीं है तो हर सांसद का हक होता है कि आप उसको, सरकार को अकाउंटेबल होल्ड कर सकते हो। तो मैं सहमत हूँ कि ये और ये इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो हो नहीं रहा है कि पहली बार व्यवधान हो रहे हैं। हर बार हर सत्र में हम देखते हैं और ये सुलझ भी जाते हैं। सरकार और ऑपोजिशन को साथ आना चाहिए। अब जैसे कल उनकी मुख्य मांग थी कि ये SIT की रिपोर्ट चर्चा होनी चाहिए। सरकार का कहना था कि ये कोर्ट में है, ये सब जुडिस मैटर है, यहाँ नहीं उठ सकता। लेकिन विपक्ष का कहना था कि ये संसद है, इससे ऊपर और कोई फोरम नहीं है। जी, लोकसभा के एजेंडे पर थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। लोकसभा में आज वर्ष 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे बैच पर आगे की चर्चा और मतदान होने वाला है। जी हां, मंगलवार को चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि सरकार को ऐसे लक्ष्यों को निर्धारित नहीं करना चाहिए जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। अर्थव्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार ने अर्थव्यवस्था, किसानों, लघु और मध्यम उद्यमों सहित गरीबों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास किए हैं। हालांकि गतिरोध के चलते कल आगे की चर्चा नहीं हो पाई और आज भी ये चर्चा जारी रहेगी। चर्चा के बाद इस पर मतदान भी होगा। अनुपूरक अनुदान मांगों की मंजूरी के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग सांख्यिक 5 विधेयक 2021 पेश करेंगी। वो विधेयक पर विचार और पारित करने का भी प्रस्ताव करने वाली हैं। जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे पर नियम 193 के तहत आगे की चर्चा आज लोकसभा की कार्यसूची में शामिल है। चर्चा के आखिर में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जवाब देंगे। इससे पहले 8 दिसंबर को DMK सांसद कनिमोझी करुणानिधि ने चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद विभिन्न दलों के सांसदों ने जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और इससे निपटने के उपायों पर अपने विचार और सुझाव रखे। 10 दिसंबर को भी इस मुद्दे पर सदन में चर्चा हुई और सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन चर्चा पूरी नहीं हो पाई और ये आज भी जारी रहने वाली है। मूल्य वृद्धि के मुद्दे पर भी नियम 193 के तहत लोकसभा में आज अल्पकालिक चर्चा होनी है। लोकसभा में कांग्रेस के नेता और अधीर रंजन चौधरी
और टीएमसी सांसद प्रोफेसर सौगत रॉय इस मुद्दे को उठाएंगे, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्षी दलों के सांसद मूल्य वृद्धि की स्थिति के बारे में अपने अपने विचार और सुझाव रखेंगे। इस दौरान सत्ता पक्ष की ओर से महंगाई पर नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे कदमों का भी जिक्र किए जाने की उम्मीद है। आखिर में संबंधित मंत्री चर्चा का संक्षिप्त जवाब देंगे। पवन, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा शुरू हो चुकी है, कुछ चर्चा शुरू होने वाली है। चर्चा को लेकर इसलिए भी थोड़ी सी संशय की स्थिति है, सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाती है या नहीं चल पाती है, कितने महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मांग तो कहीं ना कहीं विपक्ष की तरफ से ही रही थी कि इन विषयों पर चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष अपनी बात रखेगा और सत्ता पक्ष से जानना चाहेगा कि क्या कुछ सरकार ने किया है इन विषयों को लेकर। क्या जानकारी? प्रतिबिंब, जहाँ तक आपने बात कही बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि लिस्ट तो बहुत बिजनेस में बहुत ज़्यादा है। जहाँ तक लोकसभा की बात करें, पर सवाल यही है कि जैसा व्यवधान कल हुआ वैसा व्यवधान आज भी जारी रहेगा या नहीं रहेगा। अगर हम उम्मीद करें कि अच्छी संसद चले, अच्छे तरीके से संसद चले, तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और जहाँ तक जैसा आपने बताया कि महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इसके अलावा जैसा आपने बताया, इसके अलावा एक बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट बिल 2021 भी आना है। भूपेंद्र यादव जो हैं उसको रखेंगे, और जो सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स है उसके ऊपर चर्चा आगे रहेगी, क्योंकि कोरोना काल में जैसी डिमांड रही है, संशोधित बजट चीज़ें हैं, बहुत सारी एलोकेशन होना है वित्तीय रूप से, तो उससे संसद की मंजूरी जो है बहुत ज़रूरी होती है। उसके ऊपर डिवीज़न भी होगा, और फिर जो निर्मला सीतारमण है वित्त मंत्री, उसके ऊपर जो है संक्षिप्त जवाब भी वो देंगी इस चर्चा के ऊपर। तो महत्वपूर्ण है ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स भी। उसके अलावा जैसे अपना एप्रोप्रिएशन बिल भी वो रखने वाली हैं। जैसा आपने बताया कि एक विपक्ष की तरफ से ही चर्चा की मांग आई थी नियम 193 के अंतर्गत प्राइस राइज को लेके, वो भी महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। बड़ा मुद्दा है, विपक्ष उसको बार बार संसद के अंदर और संसद के बाहर लगातार उठाता रहा है, और उसको संसद में उठाने की बात है, तो ये नियम 193 के अंतर्गत उस पर भी चर्चा लिस्टेड है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पर जो पहले से चर्चा चल रही है, डीएमके की सांसद कनिमोझी ने उसकी शुरुआत की थी, उसके ऊपर भी सभी सांसदों ने चिंता जाहिर करी थी। जहाँ तक ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा विषय है, वो और हमारा जो क्लाइमेट चेंज है उसके कारण जो समस्याएं आती हैं, बाढ़ आती हैं हमारे देश में हो चाहे विश्व के स्तर पे हो, बड़ी चिंता है। और उसके ऊपर हमारी दुनिया की जो सबसे बड़ी बिगेस्ट डेमोक्रेसी वो चर्चा कर रही है, महत्वपूर्ण चर्चा है, वो भी होना है उसके ऊपर। तो ये सारी चीज़ें, सभी जो चर्चाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है, पर ये देखना यही होगा कि वो कैसा संसद जो है चल पाती है या नहीं चल पाती। जी। और सबसे बड़ी बात ये है मलूक जी, अनुदानों की अनुपूरक मांग ये जो है पास होनी ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके की चुनौतियों का सामना हम लोग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आर्थिक जो है पक्ष से जुड़ा हुआ ये विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, वो पास होनी ज़रूरी है और इसमें 1% भी कोई शक नहीं है, लेकिन जिस मकसद के लिए संसद बुलाई जाती है और 193 के तहत जो चर्चा होती है, उस चर्चा पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि चर्चा हुई और चर्चा के बाद मंत्री जी ने अपनी बात रखी और हाँ की संख्या कितनी, ना की संख्या कितनी, हाँ की संख्या ज़्यादा, पास। ऐसा नहीं, कुछ बिंदुओं पे जिस मकसद के लिए संसद है, जिस मकसद के लिए चर्चा हो रही है, उस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और अगर ज़रूरी हो तो थोड़ा बहुत उसमें सरकार को इमीडिएट संज्ञान में ला करके उन चीज़ों पे आगे कार्रवाई करनी। जी। लेकिन ज़फ़र इस्लाम जी, जब 193 के तहत चर्चा होती है तो उसमें जवाब तो दिया जाता है, लेकिन उस पर वोटिंग नहीं होती है। लेकिन बाद में सरकार ने क्या कुछ प्रावधान किए, क्या कुछ किया, उसको जो है सदन के भीतर बाद में रखा भी जाता है संबंधित मंत्री के द्वारा। देखिए, हम हर वो चीज़ फॉलो करना चाहते हैं, हमारी सरकार, जो कि डेमोक्रेटिकली करना चाहिए। अफसोस की बात है कि जैसा हमारे मित्र कह रहे हैं कि हाँ और ना की स्थिति कब आती है? जब आती है जब वोटिंग होती है, किसी चीज़ पे वोटिंग होती है, लेकिन चर्चा के लिए टाइम एलोकेटेड होता है। और टाइम कौन एलोकेट करता है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, वो टाइम एलोकेट करती है, हर मुद्दे पे कितना समय लगना है, और उनके सहमति से जो है डिसाइड होता है। उसमें अपोजिशन के भी मेंबर होते हैं, रूलिंग पार्टी के मेंबर होते हैं, और उसके बाद जब एक चर्चा का समय डिसाइड हो जाता है तो सभापति जो है वो उसके बारे में बताते हैं, चेयरमैन जो है बताते हैं
कि भाई इतना समय एलोकेट हुआ ऑपोजिशन के लिए, रूलिंग पार्टी के लिए, और अपनी अपनी बात जो है इस पर रखने की उनको पूरी तरह से जो भी आज़ादी होती है। लेकिन अफसोस की बात है वो रखना ही नहीं चाहते हैं। मैं तो कह रहा हूँ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर मुद्दे पे हम डिस्कस करना चाहते हैं, इसलिए कि सदन का पटल ही है एक ऐसी जगह जहां पर हर मुद्दों के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन डिस्कस तो करिए। उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का जो अप्रोच होना चाहिए वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। वेल पे जाके आप एडजर्न करा के आपको क्या मिलता है? देश की जनता क्या एडजर्नमेंट चाहती है? देश की जनता चाहती है अगर कोई भी बिंदु जिस पे आप वाकई जो बात उठा रहे हैं उस पर चर्चा कीजिए। चर्चा करेंगे, जाहिर है देश की जनता को भी उसके बारे में मालूम होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। जहां तक संख्या बल की बात है, जाहिर है अगर किसी चीज़ पे वोटिंग हो रही है तो जो रूलिंग पार्टी में के और जो अलायंस पार्टनर है उसको हाँ में हाँ अगर कहना है तो हाँ कहेंगे, ना कहना तो ना कहेंगे। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए, और फिर से मैं आपके चैनल के द्वारा ये आग्रह करूंगा, जो हमारे मित्र देख रहे हैं जो सांसद के सांसद ही एक ऐसी जगह है जहां पर डिस्कशन विस्तार से किया जा सकता है। आप अपनी बातें अपनी जनता के समय साथ ले जा सकते हैं, लेकिन आप समय बर्बाद करके जनता का पैसा भी बर्बाद करते हैं, टैक्स पेयर्स का, और कोई मुद्दा जो है उसका समाधान भी नहीं निकल पाता। अब जैसे फॉर इंस्टेंस कल आप देखिए, कल आप जो मैं ओमिक्रॉन पे बोल रहा था, ये मुद्दा क्या सिर्फ रूलिंग पार्टी के लिए है? क्या ये मुद्दा सिर्फ अपोजिशन पार्टी के लिए है, या जो सदन में बैठे उनके लिए? जाहिर है पूरे लोगों के लिए। लेकिन जिस तरह से उन्होंने हुड़गड़ाम मचाया कि फाइनली जो है सभापति को कहना पड़ा कि इसको कंटिन्यू कल करेंगे, आज इसको यहीं पर जो है एडजर्न करना पड़ेगा। तो ये क्या ऐसी स्थिति होनी चाहिए? जी, क्या ये पॉलिटिकल स्कोरिंग से जुड़ा हुआ विषय भी है? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि समय समय पर कहीं ना कहीं कोई चुनाव होता है, उसका असर भी क्या नजर आता है? सर मैं इसमें एक तो कोविड वाले पे चर्चा हल्का सा रह गया, थोड़ा वो बोलूंगा, और फिर और फिर साथ ही जो हमारे सांसद जी बैठे हैं राज्यसभा के, इनके बारे में जरूर बात करूंगा। ये मुद्दा 12 मार्च 2020 को मैंने पार्लियामेंट में उठाया था, और 22 मार्च को स्वयं कर्फ्यू लगाया था, और 24 तारीख को कर्फ्यू सरकार के द्वारा लगाया था, और दोबारा से 20 सितंबर 2020 को मैंने ये मुद्दा उठाया था। तो माननीय प्रधानमंत्री जी और सरकार तो चाहती हैं और चाहती थी कि बढ़िया तरीके से देश को, कोरोना को काबू में करें, और सरकारों ने, भारत सरकार ने और प्रदेशों की सरकार ने भी काफ़ी कोशिश करी, जिससे वर्ल्ड में हमारा नाम भी हुआ। लेकिन जो माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह का कंट्रोल करना चाहते हैं, नीचे तक की जो मशीनरी है वो उतनी कारगर नहीं हुई। दोनों इफेक्टिव स्पीच थी है मेरी। जी, लेकिन इस पर सर मलुक जी, सर आधी मिनट 12 मार्च को भी ध्यान में करते तो मजदूरों की हालत वैसी ना होती, और 20 सितंबर की को अगर कर देते सर 20 सितंबर की को अगर लागू कर देते तो अप्रैल मई में जो देश की हालात ऐसी हुई थी, भगवान नाम पे छोड़ दिया था, ऐसा ना होता। अब मैं माननीय साथी जो 193 पे चर्चा की बात कर रहे हैं, नहीं अभी इसी विषय पर मैं प्रतिक्रिया ले लूं पहले जफर साहब की। इस विषय पर यहाँ पर तो चर्चा अभी रुकी हुई है, चर्चा शुरू हो चुकी है राज्यसभा के भीतर, लेकिन लोकसभा के भीतर बहुत अच्छी चर्चा हो चुकी है। इसलिए मैं रोक रहा था कि ये तमाम बिंदु आ चुके हैं लोकसभा के भीतर हुई चर्चा में। नहीं देखिए, लोकसभा में आ चुके हैं, राज्यसभा में भी आने चाहिए जी। जब अगर लोकसभा में आप डिस्कशन कर चुके हैं तो राज्यसभा में क्यों आपको इससे दिक्कत हो रही है? चर्चा तो दोनों सदनों में होनी चाहिए, और दोनों सदन के मेंबर जो है वो इस पे चर्चा उनको करना चाहिए। लेकिन अगर आपका ये अप्रोच हो कि हम नहीं बोलेंगे इस पे, हम डिसरप्ट करेंगे, ऐसा क्यों? वही तो मैं सवाल कर रहा हूँ। सवाल तो ये है हमारे मित्रों से कि आप अपोजिशन बेंच में बैठ के सिर्फ आपका ये अप्रोच नहीं होना चाहिए आपका कि हमको डिसरप्ट करना है, डिसरप्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए, बल्कि कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस पे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होना चाहिए कि ये बिजनेस ट्रांजैक्ट करना जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल पास करना, पारित करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सदन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे पास हो या रिजेक्ट हो, ये सदन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस पर चर्चा करनी सदन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। लेकिन चर्चा से क्यों भाग रहे हैं? संदीप जी, ये मैंने सवाल जो मलुक जी से पूछा था कि क्या पॉलिटिकल स्कोरिंग का विषय भी समाहित हो गया। प्रधानमंत्री ने एक बार एक विषय उठाया था कि पूरे देश में एक चुनाव हो। अगर पूरे देश में एक चुनाव हो तो ये बार बार चुनाव नहीं आएंगे, तो उसका असर कहीं ना कहीं उतना नहीं हो पाएगा, पॉलिटिकल स्कोरिंग कम हो जाएगी कहीं ना कहीं।
जी, वो उसके लिए काफ़ी मीटिंग्स वगैरह भी हुए थे, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न को चेंज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि पहले नहीं था। जी, जी। पहले होती रही 50s हैं में पहले, ऐसे लेकिन बाद में सरकारें बाद गिरने में लगी। अलग-अलग, और जी। ये थोड़े-से मुश्किल ये है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि चुनाव का माहौल है, दोनों सांसद उत्तर प्रदेश से हैं, इनको पता है कि ये अभी मतलब ये ऑलरेडी वो जो इलेक्शन फीवर शुरू हो चुका है, तो ऑपोजिशन छोड़ने के लिए अब जबकि खुद की सरकार, अब यूपी में बीजेपी की सरकार है, उन्हीं की सरकार, उन्हीं की पुलिस की एसआईटी रिपोर्ट ने कहा है कि ये प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है, उस पे चर्चा करना चाह रही थी। सरकार का कहना है कि ये कोर्ट में मामला है और कोर्ट का जो अधीन है, तो उसमें हमें अब इसमें नहीं बताना चाहिए, जी। क्रिमिनल और मामला है। कोविड-19 का मामला कितना गंभीर है और ओमिक्रॉन नया वेरिएंट इसमें मैं एक चीज़ बताना जी, चाह जी। रहा था, आप सांसद जी से पूछ रहे थे राज्यसभा में क्यों, मतलब जब लोकसभा में हो चुका है, तो एक बहुत बड़ा फ़र्क ये है कि लोकसभा में मिनिस्टर जब रिप्लाई देते हैं उस पर क्लैरिफिकेशन वो चेयर पे ऊपर है, अगर चेयर अलाउ करे तो पूछ सकते हैं, नहीं तो क्लैरिफिकेशन नहीं होते हैं। लेकिन राज्यसभा में आप जो मिनिस्टर का स्टेटमेंट है उस पे आप कई क्लैरिफिकेशंस पूछ सकते हो, और ये ज़रूरी नहीं है कि एकदम आइडेंटिकल डिस्कशन होगा। जी, राज्यसभा की यहाँ पर चर्चा चल रही है, तो राज्यसभा के एजेंडे को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। देश में कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण पैदा हालात पर राज्यसभा में आगे की चर्चा होनी है। कल तमिल मनीला कांग्रेस के सांसद जी.के. वासन ने इस मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत की, जिसके बाद बीजेपी के शिव प्रताप शुक्ल, एआईएडीएमके के ए नवनीत कृष्णन, जेडीयू के रामनाथ ठाकुर और बीजेपी के सैयद जफर इस्लाम ने चर्चा में हिस्सा भी लिया, लेकिन गतिरोध के चलते चर्चा पूरी नहीं हो पाई और आज भी ये चर्चा जारी रहने वाली है। चर्चा के आखिर में संबंधित मंत्री जवाब भी पेश करेंगे। देश भर में अब तक नए वेरिएंट के 73 केस सामने आ चुके हैं। सबसे ज़्यादा 32 मामले महाराष्ट्र में, जबकि राजस्थान में 17 मामले और राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन के 6 मामले सामने आ चुके हैं। केरल में 5, गुजरात में 4, कर्नाटक में 3, तेलंगाना में 2, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और चंडीगढ़ में नए वेरिएंट का एक मामला सामने आया है। नारकोटिक ड्रग और साइकोट्रॉपिक पदार्थ संशोधन विधेयक 2021 भी आज राज्यसभा की कार्यसूची में शामिल है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगी। ये विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है। संसद की मंजूरी के बाद ये बिल 30 सितंबर 2021 को जारी अध्यादेश की जगह लेगा। ये विधेयक 2014 में हुए संशोधन के दौरान ड्राफ्टिंग की एक चूक को दुरुस्त करने के लिए नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ अधिनियम 1985 में संशोधन करता है और 1985 में कानून बनने के बाद 3 बार इसमें संशोधन किए जा चुके हैं। पिछला संशोधन 2014 में किया गया था। राकेश जी, आपने इस बारे में कल भी प्रकाश डाला था कि आखिरी संशोधन 2014 में हुआ था और एक तकनीकी त्रुटि की वजह से ये प्रक्रिया जो है अपनाई जा रही है। आज की क्या संभावना देख रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे ये एक तरीके से कहें कि अहम बिल है, क्योंकि इसमें जो खास बात ये है कि यह बिल उन लोगों को भी दंडित करने का प्रावधान पेश करता है जो लोग इस तरह के जो मादक द्रव्यों के व्यापार में सहयोग करते हैं, उनके मैन्युफैक्चरिंग में सहयोग करते हैं या उनकी खेती में किसी तरह का वित्तीय सहयोग करते हैं। तो एक तरह से कहें कि जो सीधे अपराध से संलग्न है और उस अपराध के में पर्दे के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी अपराधी की श्रेणी में लाने के लिए पनिशमेंट की एक व्यवस्था करनी थी, जो कि 2014 के बिल में नहीं हो पाई थी। वो छूट गया था, डेफिनेशन बदल गया, लेकिन उसके हिसाब से दंड की जो प्रक्रिया थी, कितना दंड मिलना चाहिए, वो नहीं हो पाया था। तो इस बार के बिल में उस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है कि उनको कम से कम 10 साल और 10 से बढ़ाकर ज़्यादा बड़ा अपराध हो तो 20 साल तक की सज़ा हो सकती है। 1 लाख रुपए का उनके आर्थिक प्रावधान भी किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पे अहम बिल है। और आपने देखा था पिछले दिनों बॉम्बे में जो एक जो ड्रग से संबंधित जो कुछ गतिविधियां हुई थी, तो उसे लेकर भी देश में काफ़ी बहस चली थी कि जो पदार्थ का सेवन करने वाला वही केवल अपराधी है या पदार्थ का सेवन के पीछे, पर्दे के पीछे जो लोग भांति भांति के लोग काम करते हैं वो भी अपराधी की श्रेणी में आएंगे। तो उसी तरह से एक प्रासंगिकता इस बिल की है। लेकिन अब जिस तरीके से सदन जिस तरीके से कल भी चल रहा था, लेकिन आज जो इस बात की संभावना दिख रही है कि जैसे कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने व्हिप जारी किया है,
तो ऐसा लगता है कि सरकार की कोशिश ये है कि आज इस बिल को पारित कराया जाए। और ये जैसा जफर इस्लाम ट्रैक जी, रिकॉर्ड मैं देख आपको रहे हैं रोकना राज्यसभा- चाहूंगा, ये इस पर प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं जफर इस्लाम जी का। यहाँ पर दोनों तरफ से, दोनों बड़े दलों की तरफ से व्हिप जारी की गई है अपने सांसदों को राज्यसभा में, तो लगता है कि सुचारू रूप से चल पाएगा? देखिए, उम्मीद तो ऐसी है, अगर विप जारी होता है तो जाहिर है सबकी उपस्थिति होनी चाहिए जी। लेकिन विप तो पहले भी जारी किया था कांग्रेस ने, उसके बाद भी डिसरप्ट किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि अब तक उन्होंने कोई ऐसे संकेत दिए हैं जहां वाकई लगे कि वो सुचारू रूप से इन सारी चीज़ों पे चर्चा करना चाहते हैं। अगर आज ऐसा होता है तो हम उसका जी, लेकिन यहाँ पर देश में संदीप जी ने एक विषय यहाँ पर स्पष्ट किया है कि प्रक्रिया में, चर्चा के बाद जो जवाब वाली प्रक्रिया है उसमें दोनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में अंतर है। नहीं, किस ओमिक्रॉन पे जी, जवाब देने को लेकर नहीं, जवाब क्लैरिफिकेशन मांग जी, सकते हैं। क्लैरिफिकेशन अलग कई बार मांग सकते हैं। बिल्कुल मांग सकते हैं। मैंने कहा कि क्लैरिफिकेशन मांगने के लिए भी तो उन्हें कहीं ना कहीं सवाल करने पड़ेंगे मंत्री जी से, तो वो क्लैरिफिकेशन के लिए भी तो चर्चा होनी चाहिए। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो भी हो डिस्कशन कंस्ट्रक्टिव हो, जितने भी सवाल उठते हैं, और ओमिक्रॉन जो है सोसाइटी के लिए एक मीनेस की तरह है, उसके जी, जितनी जी, ज़्यादा चर्चा की जाए और उसके बारे में जितनी समझदारी हो लोगों में, वो बेहतर होगा। और सदन पे उसका डिस्कशन होना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए, और जो भी मंत्री जी वहाँ प्रेजेंट रहते हैं उनसे जो भी सवाल हैं उनका जवाब भी लेना चाहिए। जी जी, मेरे छोटी ख्याल से एक और भी कारण है व्हिप देने का। आपको याद होगा कल विपक्ष ने एक मोशन मूव किया था वो सस्पेंशन को टर्मिनेट करने के लिए, आनंद शर्मा जी ने, और उसको चेयरमैन साहब ने खारिज किया। कहा कि ये आपने नोटिस तो दिया लेकिन मोशन नहीं, अकम्पनिंग मोशन नहीं दिया। तो शायद उसी लिए वो लोग वो भी कोशिश करेंगे दोबारा से। लेकिन सदन के भीतर, विशेष रूप से राज्यसभा में ये चेयर पे डिपेंड करेगा। हाँ, थोड़ा सा, चेयरमैन अगर मंजूर करते हैं, लेकिन तभी राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों में भी वो एकता का अभाव क्या नजर आ रहा है? अभी इस सत्र में, विंटर सेशन में, विपक्ष का जो बिग पिक्चर हम बोलते हैं, डिवाइडेड ऑपोजिशन, कांग्रेस और कुछ उनके साथी दल, घटक दल उनके साथ है। यूपीए, तृणमूल कांग्रेस बिल्कुल अलग है, एसपी बीएसपी दोनों अलग है, और उसमें भी चुनाव का वो दिखते हैं, क्योंकि बीएसपी और एसपी और कांग्रेस ये तीनों अलग अलग तरीके से वो चुनाव लड़ रहे हैं यूपी में, तो वो साथ नहीं दिख सकते। जी जी, एक आखिरी रिएक्शन मैं चाहूँगा, क्योंकि आप लोगों को जाना है सदन की कार्रवाई में शामिल होने के लिए। प्रतिवेदन हैं, मंत्रियों के वक्तव्य हैं, बहुत महत्वपूर्ण कार्यसूची है, संभावना। सर, पहले तो हल्का सा मैं स्पष्टीकरण देना चाहूँगा जो हमारे आदरणीय साथी पत्रकार संदीप जी ने जो कहा है। एक्चुअल में क्या है कि विपक्ष एक जगह दिखने की बात करते हैं, इसके अंदर तक किसी दिन 1 घंटे की डिस्कशन हो, डिबेट हो, हम ये चाहते हैं। अभी रैली थी वहाँ पे राजस्थान में, तो वहाँ एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि पीछे से आकर के छाती में खंजर झोंक दिया। अरे पीछे से आकर के पीठ में, चलिए सदन से इतर बात हो गई है, सदन के बाहर की बात है। समय नहीं सर, मेरा इसमें बहुत जरूरी है। तो अभी यूपी में चुनाव है, वहां कांग्रेस की स्थिति कुछ है नहीं, तो ऐसे लोगों के साथ कैसे खड़े हो जाएं? हमें सिर्फ पहले देश दिखता है, फिर देश के लोग दिखते हैं, जनहित दिखता है, गरीब दिखते हैं, किसान दिखते हैं। उनके मुद्दों पर आकर के हम पार्लियामेंट में खूब टकरते हैं, जहां विपक्षी कई बड़े बड़े दल चुपचाप बैठे रहते हैं। जी मलुक जी, इसलिए मैंने जो है स्कोरिंग वाली बात रखी थी, यहाँ पर वही विषय सामने आ रहा है, लेकिन आपने समय निकाला, और जफर इस्लाम जी आपने भी समय निकाला और हमारी चर्चा में शामिल हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। और संदीप भाई, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। लोकसभा की अगर कार्रवाई की बात करें तो लोकसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान नागर विमानन, आवासन और शहरी कार्य, जल शक्ति, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम, अल्पसंख्यक कार्य, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सहित अन्य मंत्रालयों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सांसद दीप सिंह शंकर सिंह राठौर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से एलएनजी की आपूर्ति से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद राहुल गांधी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को हुई हानि से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद एम के राघवन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से शहरी क्षेत्रों में आवासन योजनाओं से जुड़ा प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद कुंवर दानिश अली जल शक्ति मंत्रालय से स्वच्छ पेयजल से जुड़ा प्रश्न करेंगे।
सांसद मद्दीला गुरुमूर्ति जल शक्ति मंत्रालय से तटीय क्षेत्र में पेयजल व्यवस्था से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद रामदास चंद्र भांजी तटस सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटना के संभावित स्थलों से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से सोलर पार्कों की स्थापना से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद फ्रांसिस्को सार्दिना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से पणजी स्मार्ट सिटी परियोजना से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद चिंता अनुराधा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को वित्तीय सहायता से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद शर्मिष्ठा सेठी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से उड़ीसा में और परियोजना से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद एंटोनी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से राष्ट्रीय राजमार्ग 183A का निर्माण से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद कनकमल कटारा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से शहरी क्षेत्रों में पक्के आवास से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद मनोज किशोर भाई कोटक आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत लक्ष्य से जुड़ा प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद रमेश विधुड़ी जल शक्ति मंत्रालय से जल निकायों का पुनरुद्धार से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद संजय सदाशिवराव मांडलिक नागर विमानन मंत्रालय से विमानपत्तन क्षेत्र में निवेश से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। सांसद उत्तम कुमार रेड्डी जल शक्ति मंत्रालय से कालेश्वरम सिंचाई परियोजना से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद डॉक्टर M.K. विष्णु प्रसाद आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद G.M. सिद्धेश्वरा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से कर्नाटक में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद नायब सिंह सैनी जल शक्ति मंत्रालय से जल संबंधी डेटाबेस से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद राजू बिष्ट सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय से पश्चिम बंगाल में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम से जुड़ा प्रश्न करेंगे। राज्यसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान संस्कृति, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, विदेश, सूचना और प्रसारण, श्रम और रोजगार, विधि और न्याय और युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। सांसद डॉक्टर वी शिवादासन विदेश मंत्रालय से भारतीय टीकाकरण प्रमाण पत्र से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद डॉक्टर नरेंद्र यादव युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय से खिलाड़ियों को प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहन से जुड़ा प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद डॉक्टर विनय पी सहस्त्रबुद्धे विधि और न्याय मंत्रालय से भारतीय विधिक सेवा यानी कि ILS के अधिकारियों के प्रशिक्षण से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद नारायण दास गुप्ता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद KC राममूर्ति विधि और न्याय मंत्रालय से अखिल भारतीय न्यायिक सेवा की स्थिति से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद इंदु बाला गोस्वामी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से शिमला में वन संरक्षण अधिनियम संबंधी मंजूरी कार्यालय से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद अजय प्रताप सिंह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से वन्य जीवों के हमलों में घायल होने या जान गंवाने पर मुआवजा दिए जाने से संबंधित प्रश्न पूछने वाले हैं। सांसद सुशील कुमार गुप्ता विधि और न्याय मंत्रालय से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित प्रश्न करेंगे। सांसद दीपेंद्र सिंह हुडा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी कि NCAP 2019 के ध्येय और उद्देश्य से संबंधित प्रश्न पूछेंगे। सांसद KJ एल्फोंस पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से सतत विकास के लक्ष्य और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद सुशील कुमार मोदी श्रम और रोजगार मंत्रालय से श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की स्थिति से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद संभाजी छत्रपति संस्कृति मंत्रालय से मध्य भारत में पुरातात्विक अन्वेषण की स्थिति से जुड़ा प्रश्न करेंगे। सांसद मौसम नूर श्रम और रोजगार मंत्रालय से प्रवासी कामगारों को मुआवजा दिए जाने संबंधी योजना से संबंधित प्रश्न पूछेंगे।
संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई के सुचारू प्रसारण के लिए संसद टीवी ने खास इंतजाम किए हैं। दोनों सदनों का प्रसारण संसद टीवी के 2 अलग अलग चैनल्स पर किया जा रहा है। सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्रवाई का प्रसारण संसद टीवी राज्यसभा पर किया जा रहा है, जबकि लोकसभा की कार्रवाई का प्रसारण संसद टीवी एचडी लोकसभा पर किया जा रहा है। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों का प्रसारण संसद टीवी की वेबसाइट sansadtv.nic.in और संसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। आप संसद टीवी के इन प्लेटफॉर्म्स पर संसद की कार्रवाई का सीधा प्रसारण देख सकते हैं। फिलहाल संसद में आज में इतना ही। अब से कुछ देर में दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। संसद टीवी पर आप देख सकते हैं दोनों सदनों की कार्रवाई का सीधा प्रसारण। तो बने रहिए संसद टीवी के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।